गांव में अचानक से बाहर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया था। हे भगवान, बाहर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया है। नमिता सारे कपड़े उठाकर ले आंगन से। माँ मैं पहले ही उठाकर ले आई थी। चलो शुक्र है, मैं तो कैसी भुलक्कड़ हो गई। मैंने तो बाहर लाल मिर्च सूखने डाली थी, अब तक तो वो उड़ भी गई होंगी। अरे मेरी प्यारी माँ, चिंता मत करो, जब तुम रसोई में थी तब मैं उठाकर ले आई थी। शाबाश, बड़ी ही समझदार है मेरी बेटी। अब बस जल्दी से तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और तेरे हाथ पीले हो जाए। तुम्हें भी ना माँ, बड़ी जल्दी पड़ी है मुझे भगाने की। अरे पगली, ये तो दुनिया की रीत है, एक ना एक दिन तो बेटी को विदा होकर जाना ही होता है। और अगर माँ बाप ने जवान बेटी को घर में बिठा भी लिया ना, तो लोग 100 ताने हमें सुनाएंगे। तो तुम लोगों की बातों को एक कान से सुना करो और दूसरे से निकाल दिया करो। अरे माँ, बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है, मैं भी घर की छत पर तिरपाल डालकर आती हूँ, नहीं तो ये सारा का सारा पानी अंदर आ जाएगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नमिता का छोटा भाई मनीष वहाँ आता है। माँ, बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई है, मैं उसमें नहाने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बारिश में कहीं बीमार पड़ गया ना तो बेकार में डॉक्टर को पैसा देना पड़ेंगे। माँ थोड़ी देर जाने दो ना, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जल्दी लौट आना। मनीष खुशी से भागते हुए बाहर चला जाता है। ये भी ना सुधरने वाला नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ पर घनश्याम काम से लौट कर आ जाता है, जो कि बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अरे आप तो पूरे भीग गए, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो कहीं सर्दी जुकाम न लग जाए। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। उर्मिला आज सामान की डिलीवरी करने दूसरे गांव गया था। वहाँ मुझे मनोज मिला। वो अपनी नमिता के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता बता रहा था। ऐसी बात है तो आप उनसे बात करके देखिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी घनश्याम का छोटा भाई महिपाल, जो कि काफी अमीर था, उनके घर आता है। ये लो विनोद भाई साहब मिठाई। पता नहीं तुम अपनी बेटी की कभी शादी कर भी पाओगे या नहीं। मेरी बेटी आपकी बेटी से छोटी है, पर देखो मेरी अमीरी के चलते रिश्तों की बाढ़ उसके लिए आ गई है, और उनमें से एक रिश्ता हमें काफी पसंद भी आ गया है। देखो हम अमीरों की बेटियों के लिए खुद ब खुद रिश्ते चलकर आते हैं। हाँ देख, मेरे समझदार बेटों ने अपनी शादी ना करके पहले अपनी बहन की शादी करने का फैसला लिया है, और मैं उनके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। अगर तेरा बेटा भी बड़ा होता तो आज तेरी थोड़ी मदद हो जाती। वैसे ये मिठाई मेरी बेटी का रिश्ता लगने की खुशी में है। महिपाल अपने बड़े भाई को मिठाई के साथ घनश्याम को ताने देकर चला जाता है। बड़ा घमंड है इसे खुद की बेटी पर। आप मनोज भाई साहब से बात कीजिए, अपनी नमिता के लिए जो अच्छे घर से रिश्ता आया है उनको मिलने के लिए बुला लीजिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अब बहुत जल्द लड़के वाले नमिता को देखने आते हैं। देखिए भाई साहब, हमें आपकी लड़की तो बहुत पसंद है, पर शादी में कुछ लेन देन भी होता है। लेकिन बहन जी, हम गरीब लोग दहेज कहाँ से देंगे? मैं कौन सा दहेज मांग रही हूँ, लेकिन हमारे भी तो रिश्तेदार हैं, उनके सामने नाक नहीं कटने देंगे। आप हमें 1 रुपया भी दहेज में मत दीजिए, पर बारातियों का स्वागत अच्छे से करना, उनकी विदाई अच्छे से करना, शादी की अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए, और बहू को सोना भी बना कर देना। साथ में मेरे बेटे को एक बाइक भी, ताकि जब हमारे मेहमान आए तो कोई हमारा मजाक न बना पाए। समाज में रहना है तो समाज के अनुसार चलना ही पड़ता है। आप सही कह रही हैं बहन जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर ठीक है, अगले महीने हम शादी रख देते हैं। क्या? लेकिन तब तो काफी बारिश होती है। तो क्या हुआ भाई साहब, शादी तो करनी है ना, और ये पहली शादी तो है नहीं जो बरसात में हो रही है। घनश्याम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देता है, पर सारी रात उसे नींद नहीं आती। ऐसे एक दिन वो फैक्ट्री के लिए जा रहा था, तभी उसका छोटा भाई उसे टोकते हुए कहता है, भाई साहब मैंने सुना तुमने अपनी हैसियत से बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है। अब इतने बड़े घर से जोड़ लिया, पर कोई कमी मत रखना। और तुम अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी के साथ कर रहे हो, बराबरी करना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं महिपाल, तुम कहाँ मैं कहाँ, ये सब तो लड़के वालों की डिमांड पर हुआ है। अपने देवर की बातें सुनकर उर्मिला को बड़ा बुरा लगता है, और अब वो और भी ज्यादा कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। साथ ही वो गांव के बाहर बड़े बड़े टेलर्स के पास जाती है और उनसे कुछ पैसे सिलाई करने के लिए ले आती है, ताकि वो अपनी बेटी की शादी में कोई कसर न छोड़े। ऐसे ही हफ्ता भर बीत जाता है। एक रोज, उर्मिला, मैंने बैंक में एक छोटी सी एफडी करवाई थी, मैं उसे तोड़वा कर ले आता हूँ, बिटिया के ब्याह में काम आएगी। अच्छा ठीक है जी। शादी का दिन नजदीक आने लगता है और बारिश भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। माँ अपनी छत तो ठीक करा ली, पर हमारे घर तो गड्ढे में है, बारिश का सारा पानी घर में आ गया। अगर शादी वाले दिन ऐसा हुआ तो हम मेहमानों को कहाँ बिठाएंगे? महिपाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक किया है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मेरी बेटी के फेरे कैसे होंगे इस बारिश में? किससे कर्ज लूं? पापा आप फिक्र क्यों करते हैं, मेरी बहन के फेरे इस बारिश में ही होंगे। हाँ आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद घनश्याम बारिश में भीगते हुए कुछ पैसे कर्ज पर लेकर आता है और उन पैसों से एक बाइक खरीदता है। हमने सारा इंतजाम कर लिया, अब हमारा घर ऊंचा है। हाँ अब मैं जमीन पर चटाई बिछा देती हूँ और हाथों से दीवारों की लिपाई कर कर उस पर डिजाइन बना दूंगी। घर के बाहर चौकी लगाकर मैंने मंडप सजाया है और मंडप के ऊपर बड़ी सी पन्नी लगाई है ताकि फेरे लेते हुए कोई दिक्कत ना आए। ऐसे शादी वाला दिन भी आ जाता है।
महिपाल और उसका पूरा परिवार अच्छे से तैयार होकर 6-7 गाड़ियों में शादी का सामान रखकर बैंकेट हॉल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में बारिश काफी तेज हो जाती है। क्योंकि महिपाल की बेटी की शादी बैंकेट के अंदर होती है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो वहीं कुछ ही देर में घनश्याम के घर पर भी मेहमान आने लगते हैं और उर्मिला सभी मेहमानों को अपने घर में रुकने के लिए जगह देती है और खिड़की दरवाजे खोल देती है। तो वहीं घर के कुछ लोग लड़का लड़की के साथ मंडप पर बैठे रहते हैं, जहाँ नमिता के फेरे हो रहे होते हैं। साथ ही काफी तेज बारिश भी हो रही होती है। बहन, लड़की वाले भले गरीब हैं, पर उन्होंने सारी अरेंजमेंट कितनी अच्छी की हुई है ना। वरना इतनी तेज बारिश में तो अच्छे मंडप उड़ जाते। पर यहाँ देखो, बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही। कितने आराम से बच्चों के फेरे हो रहे हैं और खाने का इंतजाम भी छत पर तिरपाल लगाकर बहुत अच्छे से कर दिया है, जिससे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। वो तो है बहन। इस तरह एक गरीब पिता अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी गरीब बेटी के फेरे करवाता है। तो वहीं बैंकेट हॉल की लाइट चली जाती है और उनका जनरेटर भी खराब होता है, जिसका उन्होंने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। फिर जैसे तैसे काफी देर बाद लाइट का इंतजाम किया जाता है, जिससे लड़के वाले काफी उदास भी हो जाते हैं। महंगे गिफ्ट मिलने के बाद भी उनको शादी में कुछ मजा नहीं आया। तो उधर गरीब पिता की बेटी की शादी में सब मेहमान खुश होकर सारी शादी एंजॉय करते हैं और खुशी खुशी उसकी बेटी को अपने साथ विदा करके लेकर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद अमीर बेटी की छाते के नीचे विदाई की जाती है। इस तरह दोनों अमीर गरीब बेटी की विदाई होती है। सुनीता जल्दी जल्दी अपनी मालकिन जया के घर की ओर बढ़ रही थी। पिंकी बेटा, थोड़ा जल्दी चल, मालकिन गुस्सा करेंगी। पहले ही मुझे काम पर लेट हो गया है। माँ, मेरी चप्पल टूट गई। अरे ये ले, तू मेरी पहन ले, मैं नंगे पैर चलूंगी। लेकिन माँ, धूप में तो आपके पैर भी जल जाएंगे। सुनीता ने अपनी चप्पल पिंकी को पहनने के लिए दे दी और वो खुद नंगे पैर तेज तेज चलकर मालकिन के घर पहुंची। पर जैसे ही उसने घंटी बजाई, मालकिन ने दरवाजा खोलकर बिना कुछ पूछे चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे, कोई आने का समय है या नहीं है तेरा? 11 बज रहे हैं। मैंने तुझे बोला था ना कि आज शॉपिंग के लिए मॉल जाना है। मैंने तुझे साथ लेकर जाना था ताकि तू वहाँ पर सामान की देखभाल कर ले, और इसे क्यों साथ में लटका कर ले आई है? मालकिन, वो मेरे पति शहर से बाहर गए हैं। आज इसकी इतवार की स्कूल की छुट्टी थी। घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी। मम्मी, शॉपिंग के लिए चलो ना, पापा भी आउट ऑफ स्टेशन चले गए। अब वो बर्थडे वाले दिन ही आएंगे, उससे पहले आप कम से कम मुझे शॉपिंग तो करवा दो। हाँ हाँ, चल रही हूँ। ये महारानी सुनीता अब आई है, इसी का इंतजार कर रही थी। चल, अब खड़ी क्यों है? मैं ड्राइवर को कहकर गाड़ी निकलवा रही हूँ। पूर्वी बेटा, चलो। और सुन सुनीता, घर को लॉक कर अच्छे से। और ये तू नंगे पैर क्यों है? तेरी चप्पल कहाँ है? वो मालकिन, पिंकी की चप्पल रास्ते में टूट गई थी, तो मैंने इसे अपनी पहनने के लिए दे दी। कितनी बड़ी चप्पल पहनी है इसने। पूर्वी पिंकी का मजाक उड़ाने लगी। कुछ देर बाद जया सुनीता को लेकर मॉल पहुंचती है। देख सुनीता, ये मॉल है, कोई हमारा घर नहीं है। तू अपनी बेटी को संभाल कर रखना। अगर इधर उधर खो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, समझी? इसको बोल एक जगह बैठी रहेगी। पूर्वी बेटा, पहले तुम्हें दिलवा देती हूँ, उसके बाद में पसंद कर लूंगी। ओके मम्मी। पूर्वी ड्रेस ट्राई करने के लिए बार बार ट्रायल रूम में आ जा रही थी। पिंकी भी उसे नए नए कपड़े पहनते देख रही थी। उसने 1-2 बार उन कपड़ों पर हाथ लगा दिया जो कपड़े पूर्वी के ट्राई करने के लिए जया ने निकाले थे। ओ शैतान लड़की, ये क्या कर रही है? अपने गंदे हाथों से ड्रेस खराब मत कर। पता है ना, पूर्वी ड्रेस ट्राई करने के लिए गई हुई है। तेरे मैले हाथ अगर ड्रेस पर लग गए और हमने यही ड्रेस खरीदनी होगी तो तू तो ड्रेस गंदी कर देगी। हटा, हाथ दूर रह। सुनीता, मैं तुझे इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ कि तेरी बेटी यहाँ पर परेशान करे। हाँ पिंकी बेटा, वहाँ बैठ जाओ, मालकिन गुस्सा करेंगी। माँ, मुझे भी ड्रेस लेनी है। हाँ हाँ बेटा, जब पैसे आएंगे ना तो मैं तुझे जरूर दिलवाऊंगी। ऐसी ड्रेस खरीदने के लिए अमीर घर में पैदा होना पड़ता है, अमीर की बेटी बनना पड़ता है। पर तुम हो गरीब, गरीब की बेटी हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये कपड़े नहीं बने हैं, समझी? सुनीता, बच्चों से सच कहना सीख। सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो वहाँ नौकर थी, वो कुछ कह नहीं सकती थी। कुछ देर बाद पूर्वी अपने लिए ड्रेस पसंद कर लेती है। उसके बाद जया अपने कपड़े पसंद करके ट्रायल रूम में जाने लगती है। सुनीता, पूर्वी का ख्याल रखना, मैं जरा ड्रेस चेक करके आती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना ध्यान अपनी बेटी में लगाए। मम्मी, जल्दी आना, मुझे आइसक्रीम खानी है। सुनीता, जरा मेरा बैग पकड़ना। आई मालकिन। मम्मी, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आएंगी। एक काम करती हूँ, मैं मॉल में खुद ही आइसक्रीम ढूंढ लेती हूँ कि कहाँ मिलेगी। पिंकी, चल मेरे साथ, मुझे आइसक्रीम खानी है। सुनीता जया का बैग पकड़ने के लिए चली जाती है। इतनी देर में पूर्वी पिंकी को लेकर आइसक्रीम खाने के लिए मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। अरे, मुझे तो वॉशरूम जाना है पिंकी, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, फिर आइसक्रीम लूंगी। पूर्वी वॉशरूम चली जाती है। अचानक मॉल के उस एरिया में आग लग जाती है। सब लोग भागने लगते हैं। आग? पर पूर्वी तो वॉशरूम के अंदर है। पूर्वी, बाहर सब लोग भाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाहर आग लग गई है। पागल है क्या? ऐसी आग नहीं लगती, अभी आ रही हूँ। पूर्वी वॉशरूम में ही रहती है। उधर जया और सुनीता उन्हें ढूंढ रही थी। पूरे मॉल में आग की खबर फैल जाती है और भगदड़ मच जाती है। बेटा, ये लो, ये कंबल ओढ़कर बाहर चलो। मैं भी इसे ओढ़कर आग से बाहर जा रही हूँ, इस कंबल में आग नहीं लगेगी।
हमें मॉल की नीचे वाली मंजिल पर जाना है। वो औरत वॉशरूम में सफाई का काम करती थी। उसके पास 2 कंबल थे। उसने एक कंबल पिंकी को दे दिया और वहां से चली गई। पूर्वी वॉशरूम से बाहर आई तो उसने आग देखा और वो घबरा गई। यहाँ तो सचमुच आग लगी है, मुझे मॉम के पास जाना है। पूर्वी एक काम करो, ये कंबल ओढ़ लो, वो आंटी कह रही थी इससे आग नहीं लगेगी। अगर मैं ओढ़ूंगी इसे तो तुम क्या लोगी? कोई बात नहीं पूर्वी, तुम ओढ़ लो, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। फिर तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो? मेरा जन्मदिन कभी नहीं आता, इसलिए मुझे चोट लग जाएगी तो कोई बात नहीं। उस समय पिंकी भले ही उम्र से मासूम थी, पर उसकी बातों में बहुत ही अपनापन और बड़प्पन था। पूर्वी वो कंबल ओढ़ लेती है और पिंकी के साथ आग से बचकर बाहर आ जाती है। पिंकी के हाथ और बाल थोड़े जल चुके थे। पूर्वी बेटा, तू ठीक तो है ना? और ये कंबल तुझे किसने दिया? मम्मी, पिंकी ने कंबल मुझे दिया। उसने कहा कि मेरा जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मुझे चोट ना लगे, क्योंकि पिंकी का जन्मदिन कभी नहीं आता। मम्मी, पिंकी को देखो चोट लग गई। पिंकी मेरी बच्ची। बड़ी बहादुर बच्ची है, देखो तो खुद को जला लिया पर अपनी सहेली को कुछ नहीं होने दिया। कुछ देर बाद जया सुनीता को लेकर पिंकी के साथ डॉक्टर के पास जाती है। पिंकी को ज्यादा चोट नहीं थी, बचाव हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने पट्टी बांधकर और कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया। जया यही सोचती रही कि वो कितनी गलत थी। वो गरीब और अमीर में कितना फर्क करती थी, सुनीता और उसकी बेटी से कितनी घृणा करती थी, पर आज पिंकी ने ही पूर्वी की जान बचाई। जया को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपने व्यवहार को बदलती है। कुछ दिन बाद पूर्वी का जन्मदिन था। जया ने पिंकी को भी नए कपड़े और नए शूज और चप्पल खरीद कर दिए। नए कपड़े और नए शूज चप्पल पाकर पिंकी बहुत खुश थी। पिंकी भी पूर्वी और उसकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर बर्थडे को खूब एंजॉय करती है।